औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और साथ रिक्वेस्ट के मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे चैनल के मुतालिक या मेरी वीडियो के मुतालिक ज़रूर कमेंट्स करें और कमेंट्स बराए इस्लाह, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए जिससे मैं मुस्तफ़ीद भी होता हूँ, अपने आप को अपग्रेड भी करता हूँ। अपने आप को अपग्रेड करने से मुराद मेरी वीडियोस हैं जो मैं अपग्रेड करता हूँ, जो मुझ में कमी बेशियाँ होती हैं वो मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ और अभी भी मुझे पता है कि मेरे में बहुत सी कमी बेशियाँ हैं, बहुत सी जो है ना वो दूर करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको नज़र आएगी कि इसमें जिद्दत पैदा होगी। जनाब, आज की वीडियो की तरफ एक बच्चे की मैंने वीडियो देखी, बहुत पसंद आई, ये आपसे मैं शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं आगे चलता हूँ। ये ज़रा वीडियो देखें। यस सर, हर रोज अपने टीचर से मार खाते हो, लेकिन इतने ठीक हो, हर किताब का सबक याद भी कर लेते हो, लिख भी लेते हो, लेकिन मुतालिया पाकिस्तान का क्यों नहीं लिखते? ऐसी क्या वजह है? और तुम घर से मुतालिया पाकिस्तान का सबक क्यों नहीं लिखे लाते? ठीक है जवाब। क्योंकि सर मैंने किताब में जो कुछ भी पढ़ा है उस पर मुझे यकीन नहीं आया और इसलिए मैंने मुतालिया पाकिस्तान को हाथ लगाना छोड़ दिया है। और ये क्या बात हुई? तुम्हें किताबों में लिखा है पर यकीन क्यों नहीं आया? क्योंकि सर मैंने जो किताब में लिखा हुआ देखा है, अपने इर्द गिर्द उसकी हकीकत को तलाश नहीं कर पाया। तुम्हारी बात का क्या मतलब है? सर किताब में लिखा है कि मेरा मुल्क एक अमीर और खुशहाल मुल्क है, लेकिन हमारा घर तो मिट्टी से बना है। मेरे कपड़े, मेरा बस्ता, मेरी फीस, मेरी किताबें, हत्ता के स्कूल के अखराजात पूरे करने के लिए फंड भी खैराती अदारों की तरफ से मुहैया किए जाते हैं। और तो और मेरे अब्बा रात को रोते हुए मेरी अम्मी से कह रहे थे कि वो बैरूनी मुल्क चले जाएंगे पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इस मुल्क में गरीबी और भूख के सिवा और कुछ नहीं। सर जी, और किताब में लिखा है कि मेरा मुल्क तेल और गैस जैसी दौलत से माला माल मुल्क है, लेकिन हमारे घर तो ना तेल है और ना ही गैस। मेरी अम्मा तो आज भी लकड़ियों पर खाना पकाती है। और किताब में लिखा है कि मेरा मुल्क अमन और सलामती का अलम बरदार है, लेकिन मैंने आज तक कोई खैर की खबर नहीं सुनी। अमन सलामती को अमलन किताब से बाहर नहीं देखा। अभी कुछ दिन पहले हमारे हमसाये के घर चोरी हो गई और उनके एक बेटे को गोलियां मारकर भाग गए चोर। और किताब में लिखा है कि मेरा मुल्क बहादुरी और इंसानी तहजीब का गहवारा है, मगर मेरे ज़हन में एक सवाल घूम रहा है कि मेरा मुल्क अभी तक गहवारे में क्यों है जबकि दूसरे हमसे आगे बढ़ गए। इसी तरह किताब में यह भी लिखा है कि मुल्क में बसने वाले तमाम शहरी हकूक़ फैज़ में बराबर हैं, लेकिन मैं बहैसियत इंसान या इस मुल्क का शहरी होने के नाते अभी तक अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम हूँ। क्योंकि कल जब मैं स्कूल से छुट्टी करके जा रहा था तो मैंने देखा एक अमीर आदमी एक डेयरी वाले को मार रहा है और एक दूसरा आदमी कह रहा है कि अगर जान प्यारी है तो माफ़ी मांग, और वो गरीब आदमी उस कार वाले के पाँव पकड़कर माफिया मांग रहा था। ऐ मेरे मोहतरम प्रिंसिपल, मैंने जो कुछ भी पढ़ा उस पर मुझे यकीन ही नहीं आया और मैं खुद से झूठ बोलना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने मुतालिया पाकिस्तान का काम करना छोड़ दिया। बेटा, कहते तो सही रहा है, तुम्हारे सवालों ने मुझे जवाब कर दिया। जी जनाब, ये थी एक बच्चे के चंद सवाल और जो उसने सोचा, जो किताब में पढ़ा और हकीकत पढ़ा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों के पास है इस बच्चे के सवालों का जवाब? या आप उसे कायल कर सकते हैं कि हम मुतालिया पाकिस्तान लाजमी पढ़ें? नहीं, क्योंकि उसने हकीकत में कुछ और देखा है और फर्जी कहानियाँ कुछ और। फर्जी कहानियों में तो हमें चांद पे पहुँचा दिया गया है
اور حقیقت میں یہ ہے کہ ہر ٹائم ہاتھ ایسے رکھے ہوئے ہیں، ہر ٹائم بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک مانگے ہیں۔ بات وہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو کہا میں بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن اس مقام تک ہمیں پہنچایا کس نے؟ بیگرز کانٹ چوزرز۔ بھیک منگے جو ہے نا وہ سلیکشن نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ٹائم تھا کہ بات وہی ہے کہ ہم جاپان جیسے ملک کو جو ہے نا اپنا امداد دیتے تھے، چائنا جیسے ملک کو امداد دیتے تھے، بڑے بڑے ممالک کو۔ یہ بھی ایک دور تھا، اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں۔ جی آپ ذرا یہ سنیے گا جی، یہ محترم کیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ ہوئے۔ مال کسی قسم کو تراشنے کی اجازت تھی، کوٹ تھے تو وہ بہت بڑے کوٹ، سب کے لیے ایک جیسے نیلے کوٹ تھے، ان کے لیے صرف سائیکل تھے۔ وہ ملک جس کو اس وقت کاروبار کی باتیں ہم بتاتے تھے کراچی سے اور لاہور کے جو بزنس مین ہیں، وہ ملک آج پاکستان دنیا کا پرچیزنگ پاور پیرٹی میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہو گیا۔ ابھی ان کا ایک بہت بڑا پریس کا میں 1 گھنٹہ اس کو انٹرویو دے کے آیا ہوں۔ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ آئرن برادر ہمیں کہتے ہیں، اور وہ ہم نے ایک دوسرے کی بہت مدد کی ہے۔ چائنا وہ وقت تھا جب یو این میں وہ نہیں تھے، پاکستان نے ان کو یو این میں لابی کر کے ان کو لے کے آئے۔ WTO میں وہ نہیں تھے، پاکستان نے ان کی لابی کی، کیونکہ اس وقت تائیوان کو چائنا سمجھتے تھے۔ ساری دنیا یعنی یو این میں چائنا کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر مجھے وہ دن یاد ہیں جب کہ 69 میں یحییٰ خان کے دور میں کسنجر آئے پاکستان میں، اور وہ یہاں سے سیکرٹ وزٹ پہ چائنا گئے، اور چائنا میں انہوں نے چو این لائی سے بات کی، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ نکسن اور چو این لائی کی ملاقات ہوئی، جو اس وقت دنیا کی 2 بڑی پاوریں US اور چائنا۔ تو ان کی جب ملاقات ہوئی تو چو این لائی نے پریزیڈنٹ نکسن کو کہا کہ اس پاکستان نے ہم دونوں کی دوستی کرائیے، ان خدمات کو نہیں بھولیے گا۔ لیکن امریکہ تو امریکہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ 69 میں ہم نے ان کے لیے اتنا بڑا کام کیا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چائنا سے ہمارے تعلقات کی وجہ سے ان کی دوستی ہوئی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ 71 میں جب ہمیں کہتے رہے کہ 7واں بیڑا آ رہا ہے، جو بنگلہ دیش میں جو کچھ انڈیا نے جو معاملات کیے اور ہمارا ملک 2 لاکھ ہو گیا، اور چین نے ہماری اور امریکہ نے ہماری کسی قسم کی مدد نہیں کی، ہمیں بتاتے رہے کہ 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے۔ تو یہ حال ہے ان نیشنز کا، لیکن اس کے مقابلے میں چائنا نے ہماری ہر جگہ سپورٹ کی۔ آپ کے سامنے ابھی وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ IMF کی شرطوں پہ شرطیں جا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے اتنی شرطیں ہم نے مان چکے ہیں کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب آخری ان کی جو بات ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم IMF سے کامیاب ہو جائیں ان کی بات کرنے میں، کیونکہ ان کے MD سے ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب جو دن رات محنت کر رہے ہیں، جو اسحاق ڈار صاحب بھی دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم دنیا سے کٹے نہیں۔ ہم 23 بار IMF میں گئے ہیں، دنیا کا کوئی ملک 23 بار IMF میں نہیں گیا، لیکن ہم ان سے چاہ رہے ہیں کہ دنیا ہمارے بہت دوست ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، وہ کسی احمقوں کی جنت میں بستے ہیں۔ یہ بلومبرگ والے یہ کیا ہم سے زیادہ اکلامی سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ہم سے زیادہ بہتر پاکستان کے معاملات کو سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ پاکستان اتنا مضبوط ملک ہے، پاکستان کے صرف ایسٹس جو ہیں وہ تقریباً 4000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارا کل قرضہ 200 ارب ڈالر ہے، باہر کا قرضہ 130 ارب ڈالر، اور لوکل قرضہ بھی ملا لے تو ٹوٹل قرضہ 60,000 ارب روپے ہے، جو کہ 200 ارب ڈالر کے برابر بنتا ہے۔ 4000 ارب روپے، 4000 ارب ڈالر اثاثے رکھنے والا اگر 200 ارب کا قرضہ لے لیتا ہے تو کیا وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے؟ امریکہ کا قرضہ ان کی قومی آمدنی کا 100% سے زیادہ ہے، جاپان کا قرضہ ان کی قومی آمدنی کا 100% سے زیادہ ہے۔ ہماری قومی آمدنی 370 ارب ڈالر ہے اور ہمارا قرضہ 200 ارب ڈالر ہے۔ ہم 65% ہماری قومی آمدنی کا قرضہ ہے۔ اگر وہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہے، امریکہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، جاپان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، تو پاکستان کیسے ڈیفالٹ ہو جائے گا؟ یہ جو ہمیں خبریں دی جا رہی ہیں
सेक्युलरिज्म फैलाया जा रहा है, हमारे मुल्क में ये जो बातें हो रही हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ और आपके सामने मैंने जनाब इसहाक डार और जनाब नवीद कमर से कहा है, दोनों मेरे दोस्त हैं, कुलीग हैं। मैंने कहा मेरे साथ चलिए कराची, क्योंकि कराची पाकिस्तान का इकनॉमिक हब है, हम उनको समझाते हैं। और अगर एक दिन में पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट ना हो, मैं गारंटी देता हूँ तमाम बिजनेस कम्युनिटी मेरे साथ है। मैं उनको कई बार उनको विजिट कर चुका हूँ, वो कहते हैं उनको लेके आए, हम अपनी पूरी कुर्बानी देने को तैयार है पाकिस्तान के लिए। हमारा बिजनेस के लोग बड़े सिंसियर हैं, हम लोग बाहर जाके बिजनेस करने से पाकिस्तान में बिजनेस प्रेफर करते हैं, लेकिन माहौल तो हम बेहतर बनाएं। हमारा ब्यूरोक्रेट जनाब स्पीकर, कल ही आपने देखा कि एक फैसिलिटेशन की मीटिंग हुई। वो फैसिलिटेशन की मीटिंग में हमने तय किया कि हम अगले सालों में क्या करें। वो कहते हैं जी वन वे वन विंडो बनाए। जनाब स्पीकर 40 साल तो हो गए मुझे सुनते हुए कि वन विंडो, जिस जगह कोई फैक्ट्री वाला कागज़ लेके जाता है वो पास ही नहीं होता, किसी को इजाज़त नहीं मिलती, किसी बार वाले को कोई फैसिलिटेट नहीं किया जाता। मैंने खुद काम किया है कोटरा से। कोटरा जब शुरू में कोरिया आगे बढ़ने लगा, चाइना को तो मैंने आपको जिक्र कर ही दिया, कोरिया ने भी हमसे जाके प्लानिंग सीखी। जब 60s में अयूब खान के पीरियड में हमारे प्लानिंग कमीशन के डॉक्टर महबूब हक थे, तो उन्होंने अपने बच्चे भेजे ट्रेन करने के लिए। पाकिस्तान आगे जा रहा है, यहाँ के समझ के आओगे कैसे पाकिस्तान की प्लानिंग अच्छी है, तो हमने उनको प्लानिंग दी। और आज हम कोरिया में कोई एक बच्चा भेजने के लिए बार बार कहते हैं, हम अपने हलकों में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा कोई बच्चा भेज दें ताकि उसको कोई जॉब मिल जाए वहाँ। तो कोरिया को भी प्लानिंग हमने दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन तमाम मुल्कों को इंडिया मैंने आपसे बताया अभी जनाब स्पीकर साहब कि इंडिया में जब मनमोहन सिंह वजीर खजाना थे, उस वक़्त यहाँ पे डॉक्टर महबूब हक साहब वजीर खजाना थे और मेरे बड़े करीबी दोस्त थे। तो हुआ क्या कि बार बार मनमोहन सिंह फ़ोन करके पूछते थे कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। उस वक्त पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से बहुत मजबूत थी, उनकी पॉपुलेशन 6 गुना थी लेकिन उनकी टोटल आमदनी 4 गुना थी। आज वही इंडिया 14 गुना हो गया जो हमसे थी। हमने चाइना को बताया, हमने कोरिया को बताया, हमने इंडिया को बताया, बांग्लादेश तो मुल्क ही हमारा एक पार्ट था। आज देखिए कि बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया। तो जनाब वज़ीर आज़म, हम अपना कॉन्फिडेंस दिलाएं। मैं चैलेंज करता हूँ कि आइए ये बात जो रोज़ रोज़ हम करते, क्यों हमारी तवज्जो सारा जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है ना जनाब वज़ीर आज़म, उसकी तवज्जो IMF पे होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन वो अपने मुल्क पे भी तो तवज्जो दे। आज इंडिया 8.5% तरक्की कर रहा है, ग्रोथ, हमारी ग्रोथ इस साल 0% रही है। तो जनाब स्पीकर अपने लोगों में कॉन्फिडेंस दिलवाएं। हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग इधर आ नहीं रहे। इंडिया में लाइन लगी हुई है इन्वेस्टमेंट करने की, बांग्लादेश में लाइन लगी हुई है इन्वेस्टमेंट के लिए, मुफ्त बगैर इंटरेस्ट के लाने के। जी नाज़रीन, देखा जिनको हमने सिखाया और आज वो आसमानों पे और हम जो है ना ज़मीन से भी नीचे धंस गए हैं। छोटी सी बात क्या मैं अगर समझने वाली है ना, क्या वजह हमारी यहाँ सिर्फ करप्शन, बदनीयती, बेज़मीरें। मैं अक्सर कई वीडियो में कह भी कर चुका हूँ कि चाय बेचने वाला अपने मुल्क को कहाँ से ले गया, और जहाँ पे ज़मीर बेचने वाले सब दारों में हुकूमत में ज़मीर बेचने वाले हैं, हमारे मुल्क को कहाँ ले गए। देखें, मैं पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जब रिटायर होने लगे, ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस मियां अब्दुल रशीद हैं, जिसने अपनी मुलाजमत के आखिरी दिन अपनी कलम से स्याही खाली कर दी कि ये स्याही भी मुल्क की अमानत है, मैं घर लेकर नहीं जा सकता। ऐसे ईमानदार लोगों की वजह से 1960 में पाकिस्तान ने जापान को 12 करोड़ कर्जा दिया था। जी 12 करोड़। आज के जज जाते हुए कौमी ख़जाने को चूना लगा कर जाते हैं। ये है जी हकीकत। अगर ये हम दोबारा ईमानदारी के ट्रैक में, और उसके लिए क्या कहते हैं, अपना कानून भी होना चाहिए। चाइना देखो, पूरी दुनिया में करप्शन की सज़ा मौत है, करप्ट लोगों को फाय लगा देते हैं। मैंने आगे चाइना का हवाला दिया था कि एक वज़ीर सेहत ने सिर्फ एक लाइसेंस जारी कर दिया कि जिस पे अद्वियात बन जाती तो मुमकिन था कि मौत वाक़या हो जाती। अभी सिर्फ लाइसेंस बना है, उस बंदे को फांसी दे देगी।
وہ اتنے سٹرکٹ ہیں اس معاملے میں، اور ہم سب چوروں ڈاکوں میں حکومتوں میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارا حال یہی ہوگا، پھر جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، پھر عوام کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے۔ اب عوام کو تو یہ صاحب ہے، جب کپڑے دیکھیں دھوبی جو ایسے نچوڑتا ہے، اب عوام کو ایسے جو ہے نا نچوڑا جا رہا ہے۔ عوام سے سارا کچھ نکال تو لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی اسے نچوڑا جا رہا ہے کہ شاید اس میں سے باقی رہی سی کسر بھی ہم نکال لیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اگر ملک کو ٹریک پہ صحیح چڑھانا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایماندار قیادت لانی پڑے گی، اور یقین مانے ہم لا سکتے ہیں۔ انہی الیکشنوں میں کوشش کر دیں کہ تھوڑا سا آپ جانچیں پرکھیں، جو بھی آپ کے ایم این اے اور ایم پی اے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تقریباً 8 سے 10 لوگ ہوتے ہیں، ان میں جو کم از کم جو ہے نا 90% صحیح ہو، 80% صحیح ہو، کم سے کم کرپٹ ہو، پورا نہ ہو، تو جو نہ بکے نہ جھکے نہ ڈرے، بغیر پارٹی بازی جائے جہنم میں، بغیر پارٹی بازی آپ یہ کام کریں تو انشاءاللہ دیکھیں کہ یہ ملک کیسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ کمنٹس باکس میں جا کے ضرور کمنٹس دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں جی آپ کا اور میرا، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔